सभी लोगों को नमस्कार। बच्चों से इतना इंटरेक्शन चलता रहता है और आए दिन बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर आंसर्स कैसे लिखे, पेपर कैसे लिखे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, 5 में से हमको 5 मिले, 5 में से 4 मिले बराबर। लेकिन हमको तो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स मिलते रहते हैं, उसके ऊपर जा नहीं पा रहे हम लोग। ये सवाल पूछते रहते हैं। नाउ लिसन गाइज, इतने सारे पेपर्स एनालाइज करने के बाद और हर एग्जाम के बाद पेपर्स आते हैं तो डेफिनेटली 2 रीज़न है कम स्कोर करने के। 50% ऑफ टाइम जो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स होते हैं वो लिख नहीं पाते, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू राइट द एक्सपेक्टेड पॉइंट्स, जो है हम लोग थोड़ा जनरल आंसर लिख के आ जाते हैं। एंड डेफिनेटली 50% ऑफ टाइम्स आंसर बराबर लिखा नहीं होता, जैसा लिखा होना चाहिए था तो वैसा लिखा नहीं होता। तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ करते हैं, कुछ किया जाए। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, अलग अलग बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, उसको हम लोगों ने एनालाइज किया। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे, उसको हम लोगों ने एनालाइज किया, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ पेपर राइटिंग। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको चैप्टर वाइज आपको और बताऊं, ठीक है, कि हर चैप्टर में कौन से बातें आपको ख्याल रखना चाहिए। लेट्स सी गाइज, दिस इज स्पेसिफिकली राइट नाउ फॉर सीए फाइनल ऑडिट, ठीक है। तो सीए फाइनल के बच्चे इस वीडियो को देखें। नाउ ये एक एग्जाम्पल है, वैसे तो आईपीसी के बच्चे ने किया था लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये था कि अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है तो आपने कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से बातों का आपने ख्याल रखना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज, दिस वाज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट ने लिखा, ये स्टूडेंट का आंसर है, स्टडिंग मिनट बुक, थोड़ा ब्लर है, स्टडिंग मिनट बुक। स्टूडेंट ने, पार्टनरशिप का ऑडिट है तो स्टडिंग मिनट बुक ऐसा एक पॉइंट लिखा है। फिर वो जिस किताब से पढ़ते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बुक्स, कौन सी किताब है लिखा नहीं मैंने, उन्होंने लिखा स्टडिंग द मिनट बुक। सर देखिए, और मैं बता रहा हूं आपको पूरा आंसर एज इट इज, इतना वो याद कर चुके थे, एज इट इज लिखा था उन्होंने जैसे किताब में था। सर देखो, जैसा लिखा था बुक में वैसा का वैसा लिखा मैंने, ठीक है। बट देन आई वॉज अवेयर कि कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि बेटा प्रैक्टिस मैनुअल में और मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। प्रैक्टिस मैनुअल में लिखा हुआ है पार्टनरशिप का अगर ऑडिट हो रहा है तो स्टडी द मिनट बुक इफ एनी, कोई है तो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनट बुक मेंटेन हो जरूरी नहीं है, इफ एनी। और अगर मेंटेन करते हैं तो उसको अच्छे से एनालाइज करो कि पार्टनर्स ने क्या डिसीजन लिया है रिगार्डिंग बोरोइंग, कितनी बोरोइंग लेनी चाहिए, क्या डिसीजन लिया रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या डिसीजन लिया है रिगार्डिंग सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, क्या आपस में उन लोगों ने डिसीजंस लिए हुए हैं, करेक्ट, वो देखो। और देखो उसको बराबर इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। अब आपको समझ रहा है गलती क्या होगी। देखिए साहब, शॉर्ट नोट्स, समरीज आर रियली गुड, मैं भी बनवाता हूं, मैं भी देता हूं, ठीक है। वन डे क्लास होते हैं आखिरी में, उसपे हम समरीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। समरीज बनाई जाती है और समरी के वजह से आदमी का रिटेंशन इंप्रूव होता है, फॉर श्योर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप समरी लिख के नहीं आ सकते ना, यू कैनॉट गो एंड राइट द समरी। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, पूरी चीज एक्सप्रेस करो। ईच एंड एवरी सेंटेंस यू राइट इन द एग्जाम शुड बी विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का एक क्वेश्चन से वो रिलेट होना चाहिए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो स्टडिंग द मिनट बुक, अगर आप सिर्फ लिख रहे हो स्टडिंग द मिनट बुक, उसका क्या मतलब निकलता है। पार्टनरशिप के ऑडिट में स्टडिंग द मिनट बुक इतने वर्ड का क्या मतलब निकलता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि स्टडिंग द मिनट बुक हाउ इट इज रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो गाइस, फर्स्ट मैसेज इज, ठीक है, डोंट राइट इनकम्प्लीट थिंग्स, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। प्लीज एक्सप्लेन थिंग्स इन फुल सेंटेंसेस, प्लीज पूरे सेंटेंसेस के साथ लिखिए, पूरे सेंटेंस के साथ लिखिए और उसको क्वेश्चन के साथ में कोरिलेट करिए, क्वेश्चन के साथ में उसको अटैच करिए। प्लीज डू इट,
डोंट राइट आधे अधूरे सेंटेंसेस मत लिखिए, डोंट राइट हाफ सेंटेंसेस, प्लीज कंप्लीट देम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो हर क्वेश्चन में एक एक 2-2 मार्क बढ़ सकता है, और 1 मार्क मतलब होता है 20 to 25% इंक्रीज। ठीक है, अब और एक चीज, अब ये सीए फाइनल का बच्चा है जोधपुर का, आई केम अक्रॉस इस पेपर। सर ने क्या लिखा है वो स्क्रीन पे है, आप पॉज करके वो पढ़ भी सकते हैं। व्हाट ही हैज रिटन एज पर क्लॉज 3 पार्ट 2 शेड्यूल 2, बिल्कुल सही लिखा है, परफेक्ट, बैंग ऑन टारगेट। ठीक है, इफ चार्टर्ड अकाउंट विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक इस पर्टिकुलर सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 3 के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंट विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही गिव्स एनी इंफॉर्मेशन टू बी फॉल्स। अगर वो कोई इंफॉर्मेशन देता है टू बी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हाँ, क्या कर रहे हो यार, व्हाट आर यू डूइंग। इस बंदे को एग्जैक्ट क्लॉज नंबर पता था, इस बंदे को एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता था, लेकिन इसने, ठीक है, क्या किया है, आधा अधूरा लिखा है। साहब मैं भी टिप्स दूंगा प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस को एप्लीकेबल है ये क्लॉज, कि सीए इन सर्विस को है, कि सीए इन जनरल है, ये कौन लिखेगा। सबसे बड़ी गलती इन्होंने आंसर में कि ये क्लॉज प्रैक्टिस वालों का एप्लीकेबल है कि सर्विस वालों के लिए एप्लीकेबल है कि इन जनरल एप्लीकेबल है, लिखा ही नहीं है। बच्चे बोलते सर वो तो पढ़ने के लिए रहता है ना, अरे लिखना भी तो पड़ेगा, विल हैव टू राइट दैट। और झूठ बोला तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अरे झूठ किसको बोला, काउंसिल को बोला झूठ तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसके कमिटी को बोला झूठ तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को झूठ बोला तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को झूठ बोला तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हु विल राइट दिस। कौन सी घाई में है आप, प्लीज अच्छे से लिखिए, प्लीज राइट इट प्रॉपरली, पूरा सेंटेंसेस बना के लिखिए। करेक्ट। फिर से प्रॉब्लम जो मैंने बताया, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशंस। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज टिप्स दूंगा इसके बाद, लेकिन जो मैंने पेपर्स, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है साहब ये। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम, बच्चे पूरा नहीं लिख रहे हैं, समरी एज इट इज नहीं लिखनी है, प्लीज समरी को एक्सप्लेन भी तो करिए, प्लीज एक्सप्लेन द कंटेंट, पूरे बैकग्राउंड के साथ, पूरे लॉजिक के साथ, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग इज, बस पहली ट्रेन पकड़ लेते हैं, बस पहली ट्रेन पढ़ा केस, जो पहली चीज दिमाग में आई उसके हिसाब से आंसर लिख देते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं किए, बस कारो याद आ गया, कारो के हिसाब से लिख दिया। एसेट 250, एसेट 250 करेक्ट, एसेट 250 एप्लीकेबल है, उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, नथिंग इज रिटर्न अबाउट एसेट 250। पहली ट्रेन जो आई, बस पहली चीज जो दिमाग में आई उसके हिसाब से लिख दिया। प्लीज थोड़ा सोचिए कि और कौन सी चीज एप्लीकेबल हो सकती है। कारो एप्लीकेबल है, कौन सा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एप्लीकेबल हो सकता है। कारो में जब भी नॉन कंप्लायंस की बात आई, एसेट 250 आना चाहिए। इनफैक्ट कहीं पर भी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ की बात आती है तो आपको एसेट 250 का रेफरेंस देना ही देना है, यू विल हैव टू गिव रेफरेंस ऑफ एसेट 250, देना ही पड़ेगा आपको। बच्चे ने लिखा नहीं, उसके 1-2 मार्क कट गए। 1-2 मार्क नहीं होते, 20-25%, 20-25% मार्क्स कट गए। गेटिंग दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज पूरे चीजों को लिंक करिए। ठीक है, auditguru.in वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में हमने एक 1 पेजर बनाया है, एक 1 पेजर बनाया है, उसको ऐसे लिंकिंग फाइल ऐसा बोला हुआ है। उसमें एक टॉपिक से रिलेटेड कितनी चीजें आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी है तो AS 18 भी है, SA 550 भी है, सेक्शन 188 भी है,
जितनी चीजें आप लिंक कर सकते हैं, कारो भी है, जितनी भी चीजें आप लिंक कर सकते हैं वो लिंकिंग करने की कोशिश की है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनीज एक्ट, कारो को लिंक करने की कोशिश की है टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज। प्लीज बराबर आप सारी बातों को सोचिए और सबका रेफरेंस दीजिए। प्लीज गिव रेफरेंस टू ऑल ऑफ देम। जितने ज्यादा आप रेफरेंस देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वीडियो सुनते वक्त जो बहुत क्रिटिकल बातें आपको लग रही है उसको एक पेज पे आप नोट करते जाइए और ये पेज अपने ऑडिट के बुक में सबसे सामने रखिए। एक बराबर अब एग्जाम में, एग्जाम की तैयारियों में और एग्जाम जब आप अपीयर करोगे तो ये पेज आपने हमेशा देख के जाना है और इसके हिसाब से आपको आपकी राइटिंग को इंप्रूव करना है। तो सेकंड मैसेज इज प्लीज लिंक थिंग्स, लिंक करिए चीजों को। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, टैक्स ऑडिटर नीड्स टू गिव डिटेल्स ऑन शेयर्स रिसीव्ड। टैक्स ऑडिटर को डिटेल देना है ऑन शेयर्स रिसीव्ड इन फॉर्म 3CD। ठीक है, इन फॉर्म 3CD ऐसा भी लिखा था, पूरा मैंने यहां पे लिखा नहीं है। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? फॉर्म 3CD क्लाइंट को बनाना है, वी आर सपोज टू रिपोर्ट ऑन इट। प्लीज आप, ठीक है, गलत एक्सप्रेस कर रहे हो। हमारी प्लीज एक्सप्लेन, ऑडिटर की जिम्मेदारियां सही तरीके से एक्सप्रेस करिए। 3CD क्लाइंट बनाएगा, वी विल रिपोर्ट ऑन इट। बराबर, कारो रिपोर्ट हम बनाते हैं लेकिन सारा काम मैनेजमेंट करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन बाय मैनेजमेंट, वी रिपोर्ट ऑन इट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कारो में भी तो प्लीज ऑडिटर की जिम्मेदारियां बराबर सोच समझ के लिखे। फॉर्म 3CD क्लाइंट बनाएगा, हम रिपोर्ट करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन क्लाइंट करेगा, कारो में हम रिपोर्ट करेंगे। बराबर, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन क्लाइंट करेगा, हम उसको अटेंड करेंगे। बच्चे लिख देते हैं, बच्चे लिख देते हैं ऑडिटर शुड कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन। अरे यार, ऑडिटर कैसे यार? बच्चे लिख देते हैं ऑडिटर शुड डू फिजिकल वेरिफिकेशन, कारो में लिख देते हैं। बच्चे लिखते हैं ऑडिटर शुड हैव फॉर्म 3CD बनाना चाहिए। गलत। प्लीज गाइज, ऑडिटर की जो जिम्मेदारियां है कम से कम उसमें तो मतलब इतना इंप्रेशन खराब हो जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि यार ये इतनी बेसिक चीजों में गलती कर रहा है। तो थर्ड चीज है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है वो आपको अच्छे से पता है। प्लीज वो हिसाब से आंसर लिखे। ठीक है, नाउ अब जैसे कि ये एग्जांपल है, अगर आपको सवाल आता है कि एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है, उसके ऊपर सपोज एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है, उसके ऊपर आपको सवाल लिखना है कि एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे आप पता करेंगे। जनरली बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे शुरू होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन सर, इन्वेंट्री है, वी शुड सी इन्वेंट्री रिकॉर्ड सर देन वैट रिकॉर्ड्स देखना चाहिए, एक्साइज रिकॉर्ड देखना चाहिए सर, AS2 भी लगाना चाहिए। करेक्ट, हमने सर रिकंसिलेशन माना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इतनी सारी बातें बोल देते जो उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में किया है, वो पूरा मन भर के लिख देते। ठीक है, मार्क्स कितने मिलते हैं? 5 में से 1, 5 में से 2। ठीक है, क्या इंस्टीट्यूट की गलती है? इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी ही है। आई हैव सीन जो लोग लिस्टेड कंपनीज को लीड कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं, उनके मार्क्स 20s में है क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ को सिर्फ लिख के आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर सपोज टू राइट कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में क्या लिखा है और एसेज में जो लिखा है वो प्रैक्टिकल से मैच नहीं होता सर। आज 95% जितने भी ऑडिट्स होते हैं इंडिया में, बिग फोर्स को भी आप, ठीक है, बिग फोर्स में भी जितने ऑडिट हो रहे हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो बातें लिखी उसके आपसे नहीं दिखती, आपको एक आपका इमेजिनरी वर्ल्ड बनाना पड़ता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से और फिर लिखना पड़ता है। पीपल आर गोइंग फॉर मसाला अप्रोच। परफेक्ट आंसर क्या था साहब? परफेक्ट आंसर था ऐसे 501 इज एप्लीकेबल which says that physical verification is responsibility of the management. Auditor is supposed to observe it. अब ऐसे 501 में ये एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है
वो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करना, दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें। ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, तो अब यही पूरा का पूरा हमारे बच्चे ने फिजिकल वेरिफिकेशन को एक लाइन लिखकर निकाल दिया। अरे लेकिन 501 में फिजिकल वेरिफिकेशन में जाके क्या करना, ये सबसे बड़ा फोकस है। तो वहां पे लिखना था 501 का रेफरेंस देने के बाद में, ठीक है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फिजिकल वेरिफिकेशन, हमारी जिम्मेदारी अटेंड करना। फिर लिखना था उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाके क्या करना। नंबर 1, इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन। इन्वेंट्री का आना जाना बंद किया क्या, ठीक है, इन्वेंट्री का आना जाना बंद हो जाना चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन के पहले इन्वेंट्री का आना जाना बंद कर दो, मूवमेंट बंद कर दिया जाए। तो बोले पूरा मूवमेंट बंद कर दिया। प्रोडक्शन एक शिफ्ट है बोले वो बंद की है, सारे ट्रक कंपनी के बाहर खड़े, वेरी गुड, ठीक है। बोले और क्या तैयारी है, बोले 3 लोग इन्वॉल्व है, एक एचओ से आया है, एक यहाँ के बंदे हैं और एक एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, वेरी गुड। कौन से इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने कैलिब्रेट किए हैं, बराबर 0 पे लेके आ गए, वेरी गुड, ठीक है। सारे लोकेशन की काउंटिंग एक साथ हो रही है। इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट किस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहा है वो समझाओ। फिर टेस्ट काउंट करो, उसके पहले ऑब्जर्व करो कि लोग काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना बराबर, ठीक है, फेयर में लिख रहे हैं ना बराबर लिख रहे हैं ना, कि उसको पेंसिल से लिख रहे हैं और बाद में चेंज कर रहे हैं। टेस्ट काउंट करो खुद, जरूरत पड़ने पे टेस्ट काउंट करो। और चौथा, कंडीशन देखो, ठीक है। 4 बातें, कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, डैमेज तो नहीं, डिफेक्ट नहीं है, ये 4 बातें लिखनी थी, 4 बातें लिखनी थी। फिर बाद में एक्सप्लेन करना था। आखिरी में कोलेट ऑल द रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन के सारे रिकॉर्ड्स जमा कर लो, उसको ऐड करके आप सिस्टम से मैच करो और डिफरेंस को एडजस्ट करवाओ। इसमें आप कारों का रेफरेंस दे सकते थे। कहीं पर भी AS2 वैल्यूएशन नहीं आया, वैल्यूएशन पूछा ही नहीं था, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री पूछा था, सिर्फ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री पूछा था। क्या क्या लिखे जा रहे हैं बच्चे, क्या क्या लिखे जा रहे हैं, वैल्यूएशन लिख रहे हैं, वैट रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं, एक्साइज रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं। प्लीज डोंट यूज मसाला अप्रोच मत यूज करिए साहब, बराबर, ठीक है। आंसर क्या एक्सपेक्टेड आंसर है, ठीक है, वो लिखिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। तो मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स आपको अभी बताई कि साहब पूरा लिखिए, राइट, कंप्लीट थिंग पूरा लिखिए, ठीक है। फिर लिंक करिए चीजों को, लिंकिंग जरूरी है, सही पर्सन में लिखिए, बराबर। ऑडिटर की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लिखिए। एंड द 4th, करेक्ट, डोंट यूज मसाला अप्रोच यूज मत करिए, ठीक है। जो स्पेसिफिक आंसर्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कम लिखिए, मैं बता रहा हूं मैं आपको लिखना है और उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा एक्सप्लेन करना है, बट इररिलेवेंट बातें जो है वो मत लिखिए, ठीक है। ओके, नाउ लिसन, मैं चैप्टर वाइज अब आपको टिप्स दे रहा हूं। ये जो नाउ प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन टिप्स के बारे में, ठीक है। प्लीज केस पढ़ते वक्त, इंटरप्रिट करते वक्त, सीए इन प्रैक्टिस या सीए इन सर्विस की बात हो रही है, हमेशा सोचिए, क्लॉजेस बदल जाते आप जानते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीए इन प्रैक्टिस है, 2nd शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1, ठीक है। लेकिन अगर सीए इन एम्प्लॉयमेंट है, सीए इन सर्विस है, 2nd शेड्यूल पार्ट 2, बराबर, पार्ट 2 के अंदर आपका क्लॉज 2 लगेगा, उसके अंदर क्लॉज 2 विल बी एप्लीकेबल, करेक्ट। तो क्लॉज बदल गए साहब, सीए इन सर्विस है तो अलग क्लॉज लग गया, सीए इन प्रैक्टिस है तो अलग क्लॉज लग गया, सीए इन सर्विस तो अलग क्लॉज लग गया, ठीक है। प्लीज ये ध्यान से रखिए। शेयरिंग में भी अगर सीए इन प्रैक्टिस है, तो 1st शेड्यूल पार्ट 1, बराबर, 1st शेड्यूल पार्ट 1 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है, बराबर। क्लॉज 2 इज फॉर पेइंग शेयर ऑफ द फीस, क्लॉज 3 इज फॉर एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस। लेकिन प्रैक्टिस वालों के लिए अगर मैं बात करता हूं एम्प्लॉइज के लिए, बराबर, तो 1st शेड्यूल पार्ट 2 के दोनों क्लॉज है, क्लॉज 1 and 2। प्लीज गाइज इंटरप्रिट करते वक्त सीए इन सर्विस या सीए इन प्रैक्टिस है, देखिए प्रोफेशनल एथिक्स में जनरली 90% टाइम्स जो आपका
केस होता है वो एक ही क्लॉज पे होता है, इट इज ओनली ऑन वन क्लॉज, प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, जनरली एक ही क्लॉज पे रहता है और एक ही क्लॉज रेफर करना चाहिए। कुछ केसेस हो सकते हैं जिसपे मल्टीपल क्लॉजेस हो, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, बी केयरफुल, डबल सोचो अगर आप 2 क्लॉज रेफर कर रहे हो तो। अच्छा, कुछ बच्चे हर जगह पे कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सीए एक्ट, सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1, एक बच्चा मिला हर जगह पे, सर ठीक है, बोले कोई ना कोई क्लॉज तो तोड़ रहा है, तो वो बोले सर मैं हर जगह पे एक्स्ट्रा एक लिख के आ गया। ठीक है, हर जगह पे मैं शेड्यूल 2 पार्ट बराबर शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1 कॉन्ट्रावेंशन हर जगह एक्स्ट्रा लिख के आया। डोंट डू दिस गाइस। ठीक है, जनरली एक ही क्लॉज पे होता है, वो स्पेसिफिक क्लॉज दीजिए। अगर 2 क्लॉज आपको लग रहे हैं तो डबल एक बार सोच लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप यहां गलती करेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में यू कैन नॉट सिंपली गिव ऑन मेंशनिंग क्लॉजेस। आप बहुत सारे क्लॉजेस नहीं, स्पेसिफिक कौन सा क्लॉज है वही लिखना है आपको। अगर आप ज्यादा के क्लॉजेस भर देंगे, इररिलेवेंट क्लॉजेस भर देंगे, तो आपके मार्क्स कटेंगे। डोंट बी इन हरी अगेन, बराबर। इंटरप्रेट करते वक्त सीए इन सर्विस और सीए इन प्रैक्टिस है, वो तो हमेशा सोचे। और एक ही क्लॉज है, मैंने वो भी बोला, डोंट बी इन हरी। फिर से पहली ट्रेन ना पकड़े, सेम चीज बता रहा हूं मैं, पहली ट्रेन ना पकड़े, पूरे के पूरे क्लॉजेस अच्छे से रिकलेक्ट करे। ठीक है, घाई गड़बड़ में मत रहे। क्वेश्चन आता है, उसको सोचने में 1 मिनट ज्यादा दिया तो चलेगा, लेकिन गलत आंसर लिखोगे तो पूरे मार्क्स आप खो देंगे। जो चीज आप अच्छे से कर सकते थे उसमें घाई में मत रहिए। ठीक है, सारे क्लॉज रिकलेक्ट करिए। क्लॉज आप ओपिनियन बनाने से पहले आपने जितने भी केसेस पहले पढ़े हैं, प्लीज उससे मैच करने की कोशिश करिए कि मैंने जो केस पढ़ा था उससे मैच होता है क्या, उससे मिलता जुलता है क्या, यहाँ पे क्या चेंजेस है, क्लॉज में क्या लिखा है और मेरा क्या नॉलेज क्या बोलता है, दोनों को यूज करिए, हड़बड़ी में मत जाइए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन के लिए। मैंने बताया आपको क्या चीज़ है, सीए इन सर्विस, सीए इन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्लॉज जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पेपर राइटिंग, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप जो देंगे रेफरेंस टू सेक्शन और क्लॉज प्रोफेशनल एथिक्स में। ठीक है, नाउ क्लॉज, ठीक है, क्लॉज के बारे में पहले रेफरेंस दीजिए। पॉइंट नंबर 1, आप रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस देने के बाद वंस यू गिव रेफरेंस, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन कंटेंट ऑफ द क्लॉज। कंटेंट आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, प्लीज ट्राई टू राइट इट एज नियर एज पॉसिबल। जो बेयर क्लॉज है वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करिए। सो आप 16 मार्क्स, 16 मार्क इसके ऊपर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करिए आप। ठीक है, जैसे पूरा लिखिए ना। ठीक है, आपका फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 2 में आप, और ये एक सेंटेंस हर जगह आना चाहिए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल शैल बी डीम्ड ऑफ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इतना नहीं लिख सकते अब, हर इसमें आना ही चाहिए। अ सीए इन प्रैक्टिस या इन सर्विस, अ सीए इन प्रैक्टिस या सर्विस बराबर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या एक सेंटेंस आप हर जगह लिख सकते हैं? Why can't you write a very simple sentence? A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct. हर जगह पर लिखिए, as it is clause को लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, पूरी बात लिखिए। ठीक है, pays और allows और agrees to pay और allow, brokerage बराबर, commission, any fee, brokerage, commission, fees, percentage of the profits बराबर, पूरी बातें लिखिए। राइट द कंप्लीट थिंग, पूरा का पूरा क्लॉज एज इट इज, आप एज इट इज कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जितना नजदीक हो सके पूरा क्लॉज आप लिखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके आंसर्स छोटे क्यों पड़ जाते हैं? लॉजिक भी एक्सप्लेन करिए, लॉजिक भी एक्सप्लेन करिए। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन लॉजिक ऑल्सो। पेइंग शेयर ऑफ द फीस अगर हम बोलते हैं, लॉजिक क्या है? हम अनएथिकल लोगों के साथ में मिलकर काम ना करें, उनके साथ हमारा काम और पैसा ना बांटे, इसीलिए सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ में हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं। वी कैन पे टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। एथिकल लोगों के साथ में मिलकर हम काम कर सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं। लॉजिक समझाइए, प्लीज गिव लॉजिक। ठीक है, इन डेप्थ पूरे पॉइंट्स लिखिए। क्लॉज कंटेंट, डिस्कस द केस, केस की बातें फिर से दोहराइए, केस में क्या था उसको डिस्कस करिए अच्छे से। एंड देन
राइट अ सेपरेट कंक्लूजन। भले डिस्कशन से अपेरेंट तो आपको पता है कि क्या कंक्लूजन है, फिर से वापस लिखिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक पर्टिकुलर एक पेपर मुझे मिला, 4 में से 4 मार्क है प्रोफेशनल एथिक्स के। ठीक है, चार्ट अकाउंट रिसीविंग फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, परसेंटेज पूरा नहीं लिखा है लेकिन लिखना चाहिए था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूरा लिखा है। क्लास 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, पूरी बात लिखी हुई है। लेज डाउन, ठीक है, द क्राइटेरिया दैट अ चार्ट अकाउंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी, लिखा है पूरा का पूरा, 4 में से 4 तभी मिलते हैं। शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज। बराबर, बच्चे सिर्फ चार्ज लिख के छोड़ देते हैं। अरे पूरा क्यों नहीं लिखना चाहते आप? 16 मार्क्स है उसके ऊपर। ठीक है, चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज प्रोफेशनल फीस in relation to an assignment which is based on personal profit or which is contingent upon the result of the assignment unless allowed by ICAI council to do so. However, ICAI has carved out or given 3 exceptions to the above rule under which a CA, यहां पर भी पूरा लिखना चाहिए था, CA in practice is not deemed to be guilty of professional misconduct. The said exceptions are listed below. पूरी बात लिखिए साहब, पूरा। कुछ बच्चे होते हैं इस आंसर को निपटा देंगे आधे पौन पेज में। इनकी हैंडराइटिंग छोटी है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, पूरा लिखा हुआ है। नॉट ओनली दिस, अगले पेज पे जाएंगे तो भी पूरा लिखा हुआ है। कंप्लीट थिंग, कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। पहले 2 मार्क दिए थे और उसको कट करके फिर बाद में 4 किए गए। इतना अच्छा लिखा था गाइज। आपको करेक्ट कंटेंट के बारे में, एज आई सेड, यू हैव टू राइट द कंप्लीट थिंग। ठीक है, एंड द कंक्लूजन। तो प्लीज प्रोफेशनल एथिक्स में, इंटरप्रिटेशन में और राइटिंग में ये बातों का आप ख्याल रखें। रेफरेंस दीजिए पूरा, गिव कंप्लीट रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस भी दीजिए, कंटेंट डिटेल बताइए, डिस्कशन और कंक्लूजन कितना भी बट नेचुरल बोले यही कंक्लूजन है, फिर भी अलग से कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बीकॉम स्टाइल है कि ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा मार्क्स, बट देन मैंने देखा है जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा है उनके अच्छे मार्क्स रहते हैं। फॉर 4 to 5 4 मार्क्स के लिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने 1.5 पेज लिखना चाहिए। 1.5 से 2 पेज आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली हैंड राइटिंग पर डिपेंड करता है। 1.5 से 2 पेज आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। सर बोलते हैं सर इतना कैसे लिखे? अरे बैकग्राउंड लिखो, उसका लॉजिक लिखो, पीछे क्यों आया ये, उसका एग्जाम्पल लिखो, इसके एडवर्स इंपैक्ट क्या होंगे उसके बारे में लिखो। राइट कंप्लीट थिंग। मॉड्यूल इतना बड़ा क्यों जाता है? एग्जाम्पल्स होते हैं हर चीज के। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल लिखने होते हैं। अरे डेफिनेटली लिखने होते हैं। आपका नॉलेज बताइए वहां पे जाके, डेफिनेटली रेलेवेंट। बच्चे करते इधर उधर की बात बहुत कर रहे हैं, अरे उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल और दीजिए। जिस पॉइंट को आपने पकड़ा है अपना नॉलेज एग्जिबिट करिए वहां पे, डेफिनेटली। और जो एक बच्चों के मन में आता है कि सर वर्बैटियम पीएम की लैंग्वेज लिखनी चाहिए क्या, मैंने वो सपोर्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ क्लॉज के बारे में बोला। देखो मैंने भी पेपर चेक किए, कोई ऐसा नहीं होता कि पहले एक बार आंसर रट लेता है, ठीक है, और फिर अपना पेपर लेता है। हाँ कितने वर्ड्स मैच हुए, 80% वर्ड मैच हुए क्या तो मैं मार्क्स देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो एज इट इज़ लिखनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि प्रोफेशनल एथिक्स का आपको क्लॉज है, लेकिन बाद में आप अपनी ओन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। आप जितना लॉजिक बताएंगे, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे, उतने मार्क्स इंप्रूव होंगे। एसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एसेज के बारे में अब चलिए बात करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की बात अगर मैं करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे का क्वेश्चन शुरू कहीं पे होता है, बीच में बहुत सारी बातें होती है, एंड में पूछते कभी कभी कुछ और ही है। मैं आपको बोलूंगा लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलूंगा कि पहले एक बार लास्ट लाइन ही पढ़ ले कि पूछा क्या है। ठीक है, पूछा क्या है, और उसके बाद में पूरा केस फिर से पढ़े। जैसे ऐसे 570 है, कंपनी की हालत बहुत बेकार है, लॉसेस हो गए, कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो गया, कंपनी इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन बाद में पूछा है, ठीक है, विच
दीज आर द थिंग्स, ठीक है, विच कैन बी मोर सच थिंग्स विच ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई। ये आपने फाइनेंशियल बातें बताइए, और कौन सी बातें हो सकती है? तो आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बताने पड़ेंगे कि भाई फाइनेंशियल इंडिकेटर होते हैं ऐसे 570 के हिसाब से, ऑपरेशनल इंडिकेटर होते हैं, करेक्ट, और अदर इंडिकेटर होते हैं। वहां पे लिखा अगर है कि व्हाट इज द एडिशनल प्रोसीजर, तो फिर आंसर बदल जाएगा। वहां पे अगर लिखा है रिपोर्टिंग, तो फिर आंसर बदल जाएगा। प्लीज गाइज, आखिरी लाइन को अच्छे से पढ़े कि पूछा क्या है। आखिरी लाइन का जो इंपॉर्टेंस है वो पूरे क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा है इंटरप्रिटेशन में। लास्ट लाइन, ठीक है, लास्ट लाइन जनरली बोल रहा हूं मैं, लेकिन कहीं पर भी जनरली लास्ट लाइन में होता है पूछा क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। वो हमसे फैक्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके उस पर ज्यादा फोकस करें, उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। डोंट जस्ट कैच वन वर्ड एंड कीप राइटिंग ऐसे नंबर्स। ये क्या कर रहे हो यार? एविडेंस वर्ड आया, ऐसे 500 लगा दिया, बराबर। एविडेंस वर्ड आया 500 लगा दिया, रिस्क वर्ड आया 315 लगा दिया। ऐसा थोड़ी होता है जनरली। वापस ऐसे में भी एक ऐसे के ऊपर होता है क्वेश्चन, जनरली एक ही क्वेश्चन होता है। आप एक एक वर्ड को पकड़ रहे हो और ऐसे ऐसे अटैच करते जा रहे हैं, आप एक एक ऐसे अटैच करते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जितने ऐसे लिखूंगा उतना मुझे मार्क्स मिलते जाएंगे। अरे गलत सोच रहे हो आप। कौन सा ऐसे है? डोंट जस्ट कैच वन वर्ड, ठीक है, और उसके बेसिस पे बिल्कुल ऐसा नहीं करे। अच्छा, बच्चों को ऐसा लगता है ऐसे 315, सर ऐसे 315 तो हर जगह लिखना चाहिए, प्रैक्टिस मैनुअल में हर जगह पे बोला, एवरी प्लेस यू विल फाइंड ऐसे 315। बेटा ऐसे 315 इज रिस्क असेसमेंट, दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ऐसे 315 में लिखा है कि रिस्क असेसमेंट कैसे करना, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना, उसके टूल्स दिए हुए हैं। कंपनी की बेसिक जानकारी क्या इकट्ठा करे, सिस्टम के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा करे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तब जाके रिस्क आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और रिस्क किस तरह की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन लेवल वो दिया हुआ है। अब रिस्क असेसमेंट फिर से आता है 540 में भी, कि एस्टिमेट के कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। 550 में वापस आता है कि रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो 540 में लिखा है कि जब कंपनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो साथ में एस्टिमेट्स की भी ले लो। 550 में लिखा है कि जब कंपनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी की भी ले लो, बराबर। 402 में लिखा है कि जब कंपनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो साथ में आउटसोर्सिंग की भी इंफॉर्मेशन ले लो। समझ रहे आप? लिसन गाइज, ऐसा नहीं कि हर जगह 315 लग जाता है। रिस्क वर्ड आया कि 315 लगा दीजिए। प्लीज डोंट राइट प्लेंटी ऑफ एसेज। हाँ भाई, आपने एक ऐसे आपने आइडेंटिफाई किया, हाँ जब क्वालिफाई करना होता है, मॉडिफाई करना होता है तो 705 लिखिए। ईएमपी ओएमपी डालने की बात आती है तो 706 लिखिए, ठीक है। जस्ट डोंट गो एंड राइट जस्ट ऐसे नंबर लिखते जा रहे हैं, ऐसा मत करिए, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। ऐसे के इंटरप्रिटेशन में ध्यान रखिए साहब। मैंने बोला लास्ट लाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, एक पर्टिकुलर ऐसे के ऊपर होता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो ऐसे में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, प्लीज आइडेंटिफाई कौन सा पार्ट लिखना है। ऐसे 505 है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का डेफिनेशन एग्जांपल एक पार्ट है, प्रोसीजर ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन दूसरा पार्ट है, कौन से एरिया में पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना नेसेसरी है ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। कहां पे निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ले सकते हैं ये चौथा पार्ट है, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ये पांचवा पार्ट है, ठीक है। रिलायबल है कि नहीं कंफर्मेशन है कि छठा पार्ट है, नहीं बोलेंगे कंफर्मेशन तो ये सातवां पॉइंट है। ये छोटे छोटे पार्ट्स है, आपके दिमाग में ये पार्ट्स होने चाहिए, और फिर इसका क्वेश्चन देखो कि कौन सा पार्ट लिखना है, ठीक है। कि भाई पॉजिटिव कंफर्मेशन का पार्ट लिखना है कि निगेटिव कंफर्मेशन का पार्ट लिखना है कि रिलायबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन का पार्ट लिखना है कि नहीं बोला तो क्या करना है। बच्चे क्या करते, पूरे ऐसे का एक मसाला बना देते और वो लिख देते। प्लीज गाइज, ऐसे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, कौन सा पार्ट लिखना है ऐसे का वो केयरफुली आइडेंटिफाई करिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका अच्छा नॉलेज बेस है, आपका नॉलेज बेस अच्छा है और आप केयरफुली क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, उसको आप इंटरप्रिट कर रहे हो, तब आप इसको कर पाएंगे। सो बी केयरफुल गाइज। और क्वेश्चंस, बचपन की बोली हुई बातें आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन था कि एग्जाम में क्वेश्चन था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वी शुड कीप इन माइंड रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस व्हेन अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स।
तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस और फिर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, मेजॉरिटी ने रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 का रेफरेंस देके कौन से इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है बस इतना लिख दिया। अरे वो एनालिटिकल वर्ड को आप इंटरप्रिट नहीं करोगे क्या? रिलायबल ऑडिट एविडेंस फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऐसे 520 में लिखा हुआ है, ये ऐसे 520 में लिखी हुई थी ये बात, उसके सारे फैक्टर्स दिए हुए थे। ऐसे कैसे आपने वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का वर्ड छोड़ दिया और उसके बिना आपने इंटरप्रिट कर दिया? गेटिंग दिस पॉइंट? तो प्लीज क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि इट्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत जा सकती है, लेकिन छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो देयर कैन बी इंप्रूवमेंट। अगर ऐसा कर करके अगर हम लोग एक एक मार्क भी इंप्रूव कर लेते हैं तो इट्स अ बिग थिंग, 20-25% इंक्रीज हो सकता है। ऐसे का पूरा नाम लिखिए, ऐसे 315 रिस्क असेसमेंट थ्रू आइडेंटिफाइंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। रिस्क असेसमेंट बराबर आइडेंटिफाइंग रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, पूरी बात लिखिए राइटिंग में, पूरा ऐसे का नाम लिखिए। बच्चे सिर्फ नंबर लिख के आ जाते हैं, पूरा नाम लिखना ज़रूरी है, इतनी बड़ी बात होती नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स अवेलेबल है, उससे आप पूरे ऐसे नंबर याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे नंबर आपको याद रखने में दिक्कत जा रही है, पुट अ मेल टू ravitaurisir@gmail.com, उसका शॉर्टकट जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? उस पर मेल कर सकते हैं आप। एंड नाउ बैकग्राउंड एक्सप्लेन करिए उस ऐसे का नाम, ऐसे का नंबर, ऐसे का नंबर और नाम लिखने के बाद में उसका थोड़ा बैकग्राउंड, हर ऐसे का आपका बैकग्राउंड रेडी होना चाहिए। 1-2 पेज में आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपका रेडी होना चाहिए। यू आर सपोज टू, ठीक है, राइट कंप्लीट बैकग्राउंड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो पूरा बैकग्राउंड आपको लिखना ही पड़ेगा 1-2 लाइन में, 1-2 लाइन में लिखना है बैकग्राउंड। क्यों है ये ऐसे, कहां पे काम आता है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। प्लीज गिव एग्जाम्पल्स, जितने ज्यादा एग्जाम्पल, देखिए जितने ज्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे आप, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लिखिए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल देंगे आपके सेंटेंस कंप्लीट होंगे, आपके मन में जो नॉलेज है सामने वाले को उसके बारे में समझ में आएगा। पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में क्या नॉलेज है। प्लीज राइट एग्जाम्पल्स, प्लीज एग्जाम्पल्स लिखिए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे आपका आंसर उतना कंप्लीट होगा, आपका नॉलेज उतना ज्यादा एग्जिबिट होगा। वहां पर भी सेपरेट कंक्लूजन, ये मैंने ऐसे के बारे में बताया आपको। कारो कंपनी और टैक्स ऑडिट, कुछ कॉमन, वापस रिकलेक्ट ऑल द क्लॉजेस एंड सेक्शंस। कारो कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ठीक है। कुछ बातें डिस्ट्रैक्शन के लिए होती है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन था कि एमडी ने अपने डॉटर के हस्बैंड को अपॉइंट कर दिया एज अ ऑडिटर, तो सवाल यह था अपॉइंटमेंट फोकस है कि डिस्क्वालिफिकेशन फोकस है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो देखना था। सो प्रॉब्लम वाज बराबर कि अपॉइंटमेंट में दिक्कत थी, एमडी वो डॉटर के हस्बैंड को किया, वो इतना रिलेवेंट नहीं था पॉइंट। अगर पूरे क्वेश्चन को इंटरप्रिट करते, अगर पूरे क्वेश्चन को हम लोग इंटरप्रिट करते तो सबसे ज्यादा उन्होंने अपॉइंटमेंट की बात की थी। अपॉइंटमेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट की बात की थी, वो अपॉइंटमेंट की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अपॉइंटमेंट के ऊपर लिखना था, ठीक है। तो आप प्लीज देखिए, अगर 2 चीजें होती है, कभी डिस्ट्रैक्शन, वैसे मैं आपको एक जनरल चीज बताऊं, सीए के एग्जाम्स में कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत कोई बड़ी चीज आप इंटरप्रिट कर रहे हो, मतलब आप बहुत ही बड़ी चीज आप मतलब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर कुछ इंटरप्रिट कर रहे हो, जैसे एमडीज डॉटर्स हस्बैंड, वैसे मैं आपको बता दूं डिस्क्वालिफिकेशन में ऑडिटर के रिलेटिव देखने हैं, एमडी के रिलेटिव नहीं, ऑडिटर के रिलेटिव बराबर। तो ऑडिटर के मतलब वाइफ के पापा थे, ऑडिटर के लिए ठीक है, एमडी के लिए डॉटर हस्बैंड इज अ रिलेटिव, लेकिन हस्बैंड के लिए स्पाउस फादर इज नॉट रिलेटिव, करेक्ट। तो ऑडिटर के पॉइंट से रिलेटिव को सोचना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इन शॉर्ट अगर ऐसा लगे कहीं पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सो बी केयरफुल बराबर। डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन को आप अवॉइड करिए, ठीक है। और कहीं पर भी ऐसा लगे कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो मतलब आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, ठीक है।
नाउ प्लीज एक्सप्लेन लॉज नाउ राइटिंग टिप्स डेफिनेटली रेफरेंस दीजिए, ठीक है। आप जब पूरा आंसर कंप्लीट करते हो उसके बाद आप और भी रेफरेंस की ये चीजें भी लग सकती है एडिशनल, वो आप बाद में दे सकते हो। कारो में ऑडिट प्रोसीजर क्लॉज को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे उसकी ऑडिट प्रोसीजर भी लिखिए। टैक्स ऑडिट को क्लॉज को आप कैसे चेक करेंगे उसकी ऑडिट प्रोसीजर्स, प्लीज ऑडिट प्रोसीजर लिखिए, उसका लॉजिक लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन खत्म करने के बाद आप और भी रेफरेंसेस दे सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट थिंग गाइस, ठीक है, मैंने आपको बताया कि अलग अलग चैप्टर्स में कौन सी चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। नाउ कभी कभी आपको आंसर्स पता नहीं होते, ठीक है। मेरा ये मानना है कि 100 मार्क्स में से अगर आपको 60 मार्क्स का बहुत अच्छे से आता है परफेक्ट, तो 60 मार्क्स का आप लिखेंगे। अब आपकी हैंडराइटिंग आपकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन 60 में से आप अच्छा अगर आप लिख रहे हो तो 70 to 80% आप मार्क्स ला सकते हो। 70% मार्क्स, 70 to 80% आप मार्क्स ला सकते हो। 42 to 48 मार्क्स आ सकते हैं 60 में से। लेकिन जो बचे हुए 40 है, जब आपको नहीं आती है चीज़ें, पहले तो मैं बोलूँगा कि जो 60 है उसको बहुत अच्छे से लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए। यहाँ पे जो आप एक एक दो दो मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने वो स्कोरिंग अच्छी की है तो आपके बाकी आंसर्स जो आप चेक करते हैं उस पर भी असर पड़ेगा, उस पर भी असर पड़ने वाला है। प्लीज़ राइट गुड आंसर्स। अब लेकिन आपके पास अगर समय बचता है, इफ़ यू आर लेफ्ट विद द टाइम, डेफिनेटली पूरा 100 मार्क्स सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको जो उसके बारे में रिलेवेंट बातें, जो आपका नॉलेज लेवल है, पता है आपको परफेक्ट आंसर नहीं आता, जो आपका नॉलेज लेवल है, जो आपको बातें आती है, टेक्निकल बातें आती है, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, आपके रेफरेंसेस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस देके और लिखिए, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करिए आप। मैंने देखा है कि बहुत सी बार आंसर इररिलेवेंट होते हैं, फिर भी 5 में से 2 मिल जाते हैं। वो 5 में से 2 बहुत बड़ी बात होती है। 40% होता है, 5 में से 2 मार्क मिलना 40%, और 4 में से 2 मिल गए तो इट इज़ 50%, बराबर। तो वो मार्क्स मत छोड़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, आपने छोड़ने नहीं चाहिए। प्लीज़ जो लिख रहा है अच्छे से लिखिए। उसके बाद में, ठीक है, जितने ज़्यादा रेफरेंसेस देंगे, जितने ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रखें, रेलेवेंट चीज़ें, जितना एग्जाम्पल देकर जितने भी एग्जाम्पल देकर आप लॉजिक देकर लेंथ ज़्यादा रखेंगे, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और नहीं भी आता तो आपको पता है, फिर भी प्लीज़ डू दैट। 5 में से 2 मार्क अगर आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिंपल सी जो टिप्स, वो जो हमेशा होती है, बेस्ट चीज़ों को पहले सॉल्व करिए। इंप्रेशन अच्छा होगा तो आपके बाकी भी ऑटोमेटिकली आपको बाकी इसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा, मार्किंग बढ़ जाती है, ठीक है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सेकेंड थिंग, आप पूरी मार्किंग करने के बाद में प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख के रिकलेक्ट करिए, पूरे आंसर को डिज़ाइन करिए, कौन से क्लॉजेस है, किस सीक्वेंस में मुझे लिखना है, वो आप डिज़ाइन करिए आंसर, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। राइट फुल सेंटेंसेस, आधे अधूरे मत लिखिए। सेंटेंसेस को छोटा छोटा रखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए। एक सेंटेंस शुरू करते 3-4 लाइन बाद खत्म होता, इंटरप्रिट कैसे करेगा आदमी। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए, पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करिए। डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए। टेबल फॉर्म में लिखना होता है, बहुत मुश्किल होता है लिखना। यहां पे मेरे को 4 पॉइंट पता है, यहां पे मेरे को 3 पॉइंट पता है। पैराग्राफ फॉर्म में उसको लिखिए, करेक्ट। इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करिए पेंसिल से। पेन तो एक ही कलर का यूज करना है, ब्लू या ब्लैक। पेंसिल से उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है उसको आंसर में पहले लिखने की कोशिश करिए। जो पॉइंट्स इतने रेलेवेंट नहीं है उसको आखिरी में लिखने। पहले खुश कर दो सामने वाले को कि यार ये बेस्ट है, अच्छे पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है, अच्छे रेफरेंसेस है, पहले दे दीजिए। और जो थोड़ा कम रेलेवेंट है उसको बाद में लिखिए, ठीक है। एंड प्लीज़ शुरुआत में बहुत अच्छे आंसर्स लिखिए, ठीक है। जो बहुत अच्छे आंसर्स, अगर आपको नहीं आता, डोंट राइट बैड आंसर्स एट द स्टार्ट की पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाए। वो आखिरी में आप लिखिए, या फिर लिखिए ही मत। 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व के चलेगा, लेकिन वो एक आंसर इतना गंदा लिखते हो कि उसका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है। प्लीज़ पहले 2 क्वेश्चंस परफेक्ट बैंग ऑन टारगेट होने चाहिए।
कोई उसमें आपको सबसेक्शन नहीं आता, कोई आपको एक सब पार्ट नहीं आता, तो उसको छोड़ दीजिए, बट फर्स्ट 2 क्वेश्चन शुड बी एक्सट्रीमली गुड। मतलब इतना नॉलेज उसमें भरना है, इतना नॉलेज भरना है कि सामने वाला बोले कि कितना अच्छा ये क्या नॉलेज है इस बंदे का। देखिए पेपर में जो लिखा है उसी से ये नॉलेज समझ में आने वाला है। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट। विद दिस वी एंड दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट है तो मैंने बोला ravitaurisir@gmail.com, या फिर ये मेरा नंबर है 9096000033। auditguru.in वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे वीडियोस भी है, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। डिस्कशन पॉइंट करके एक एरिया है, वहाँ पे आप आपके जितने भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। नंबर तो है ही, लेकिन इतनी क्वेरीज होती है साइट पे, उसको मैनेज करना आसान होता है। डिस्कशन पॉइंट करके एरिया है, वहाँ पे आपके डाउट्स डालिए। दिन में मैं 2-3 बार उस पर विजिट करता हूँ और सारे क्वेरीज को मैं जवाब देता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।